दोस्तों तेरो अड्डे में आपका स्वागत है। आज रेलवे न्यू वाला बुक जो एसपीटी का आया है समान अध्ययन, उसका आज 5वां दिन है और ये आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृपया एक बार तो इसको देख कर ही जाए। और ये टारगेट जो चलाया जा रहा है डे 5 डे 6 ये सारा चलाया जा रहा है बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है आगे 24 तारीख से पहले इस बुक को पूरा ख़त्म करवाया जाएगा। और इसके लिए आज हम लोग 4 वीडियो इसका आ चुका है जो पीछे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप वहाँ पे चैनल पे जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है सामान्य अध्ययन स्पीडी का। और चलिए हम आज शुरू करते हैं। डे 5वां भारतीय रक्षा और प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे। इसमें भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्य कार्य क्या है तो रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान करेगा, डिजाइन और विकास संबंधी कार्यक्रम को संचालित करना। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1982-83 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग गठित किया गया था जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। CSIR का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल कौन सा है तो पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। यह एक बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण की बात करें तो 25 फरवरी 1988 को हुआ था। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया था। कहाँ से किया गया था तो पृथ्वी का चांदीपुर से किया गया था। और यह कब हुआ था तो यह 25 फरवरी 1988 को हुआ था। और यह जमीन से ज़मीन पर मार करने वाला एक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 250, जिसकी मारक क्षमता की बात करें तो 250 किलोमीटर है। अग्नि की बात करें, अग्नि भी जमीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी लेकिन मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। अग्नि की 3500 किलोमीटर, पृथ्वी का 250 किलोमीटर। अग्नि प्रथम जो है ना, अग्नि प्रथम की बात करें, अग्नि प्रथम का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को हुआ था। उसका 1988 में हुआ था पृथ्वी का। और अग्नि प्रथम का 22 मई 1989 को हुआ था। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में, त्रिशूल मतलब जमीन से किस टाइप, अगर ऊपर की तरफ फेंक जमीन से हवा में ही फेंकेंगे त्रिशूल तो इसे याद रखेंगे हम लोग, जमीन से हवा में मार करने वाला। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 9 किलोमीटर ही है। त्रिशूल का पहला परीक्षण जो है ना 5 जून 1989 को किया गया था। नाग एक टैंकरोधी, नाग जो है एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण की बात करें 24 नवंबर 1990, नाग का जो सफल पहला परीक्षण था ना वो 24 नवंबर 1990 को हुआ था। नाग को दागो और भूल जाओ टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। आकाश की बात करें, आकाश जो है ना वह ज़मीन से हवा में मार करने वाला जिसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश भी ज़मीन से हवा में, त्रिशूल भी ज़मीन से हवा में, और पृथ्वी और अग्नि प्रथम ये दोनों ज़मीन से ज़मीन पे। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण की बात करें 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर रेंज से किया गया था। अस्त्र भारत का प्रथम हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। अस्त्र एक भारत का ऐसा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जो हवा में मार करता है। वही सबसे पहला भी है हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र। कौन सा तो अस्त्र। युद्ध टैंक की बात करें, युद्धक टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया जिसे 1996 ईस्वी में सेना को समर्पित किया गया। युद्ध टैंक जो है ना अर्जुन, उसका विकास DRDO ने ही किया था 1996 में और इसे सेना को समर्पित कर दिया। तेजस स्वदेश निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस जो है ना वह स्वदेश निर्मित पहला हल्का लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान का लक्ष्य जो चालक रहित था, बिना चालक का जो भारत का पहला विमान था वह था लक्ष्य। निशांत की बात करें, निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। जो निशांत है वह क्या है तो बिना पायलट का एक प्रशिक्षण विमान है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस जो है ना सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। ब्रह्मोस मुख्यतः जो है ना पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत के
पुरस्कार एवं उसके सम्मान। भारत के पुरस्कार, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1954। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो इंदिरा गांधी को मिला था। कब मिला था? 1971 में मिला था। तो पहला सम्मान अगर पुरुष की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, और महिला की बात करें सबसे पहली महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और उनको मिला था 1971 में। मरणोपरांत अगर भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला था, वह थे लाल बहादुर शास्त्री। मरणोपरांत सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत मिला था। कब मिला था? 1990 में मिला था। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में मिला था। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था 1980 में। बुकर पुरस्कार की बात करें, बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में, और इस जीतने वाली प्रथम महिला की बात करें अरुंधति रॉय थी 1997 में। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति की बात करें, भारतीय प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे 1958 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो किरण बेदी 1994 ईस्वी में, और प्रथम पुरुष थे आचार्य विनोबा भावे, और प्रथम महिला की बात करें तो 1994 में किरण बेदी को मिला था। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक पुरस्कार क्या है? तो यह भटनागर है। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो अमेरिका के निवासी थे। नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है ना कृषि से सम्मानित है, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की बात करें डॉक्टर अमृता पटेल। बोरलॉग पुरस्कार कृषि से संबंधित है, और यह पाने वाली प्रथम महिला की बात करें तो डॉक्टर अमृता पटेल हैं। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी पुरस्कार जो है ना शुरुआत 1958 से हुआ था, और पाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें तो पंडित रविशंकर को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुआ था, की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप, लेकिन भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु दिया गया था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत की बात करें, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुआ था, और मिस वर्ल्ड की बात करें 1951। तो पहले मिस वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में, और फिर मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली मिस वर्ल्ड पाने वाली कुमारी रीता फारिया 1966 में ही मिला था, और फिर दूसरा है मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994 में मिला था। तानसेन सम्मान जो है ना क्षेत्र का शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है 1980 में। पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय अभिनेत्री की बात करें नरगिस दत्त 1998। पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। कब? तो 1958 में दिया था। व्यास सम्मान जिसकी शुरुआत 1991 में हुआ था, प्रदानकर्ता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्ट है उसको हम पढ़ते हैं। मानव शरीर की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर की बात करें 16 से 18 बार, और मस्तिष्क का वजन 1300 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की है, और सबसे छोटी हड्डी की बात करें स्टैपेज मध्य कर्ण में है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, और सबसे कठोर तत्व की बात करें एनामिल है। सबसे कठोर तत्व एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 है।
शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? पूरे बॉडी में जो शरीर है ना, वह रक्त को एक बार दौड़ने में 23 सेकंड का समय लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। रक्त की मात्रा मानव शरीर के भार का 7% होता है। रक्त की जो मात्रा होती है हमारे कुल वजन का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त जो है ना क्षारीय होता है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी यानी कि वृक्क शुद्ध करता है। लाल रक्त कण का निर्माण किया था अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन। और श्वेत रक्त की बात करें, श्वेत रक्त का यानी कि 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ है। यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी है। ब्लड बैंक की बात करें, ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी कि स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त की बात करें, पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी कि लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें, अंग त्वचा हो जाएगा और ग्रंथि लीवर यकृत हो जाएगी या लीवर हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें मास्टर ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। रक्तचाप मापने का एक यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या की बात करें तो 639। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। शरीर लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर। लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर। हृदय, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें 4 कोष्ठ होते हैं। शरीर में गुणसूत्रों और क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? यह होती है 46। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोमों की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं वीनर हैं। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 होता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है, शरीर का सामान्य तापमान जो होता है अगर बात करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। कैल्शियम एवं फास्फोरस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा है, जिसकी अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात देखी तो 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई याद रखेंगे, पहले लंबाई होगा फिर चौड़ाई। लंबाई ज़्यादा होता है फिर चौड़ाई कम होता है। तिरंगा के बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग नीला होता है और उसमें 24 तिल्लियाँ होती है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? तो पिंगली वेंकैया। और ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति की बात करें तो 26 जनवरी 2002 ईस्वी को प्रदान की गई। भारत के झंडा गीत यानी कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचयिता कौन है? श्री श्यामलाल पार्षद गुप्ता ने की थी। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत के आधार पर जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत होता है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने
राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था? भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह का मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं, 4 सिंह है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था। कब किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर कर रहे थे, में गाया गया। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, 1919 में किसे क्या मिला था? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान को गाने में कितने सेकंड लगते थे? 52 सेकंड। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत स्वीकार किया। भारत का राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में ही अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सैनी की अध्यक्षता में, कांग्रेस का उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहीमतुल्लाह सैनी। राष्ट्रगीत का प्रथम गायक की बात करें, राष्ट्रगीत जो हमारा था उसका प्रथम गायन कौन किया था? तो ओंकार नाथ ठाकुर, जिसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत को प्रथम बार गाया किसने था? ओंकार नाथ ठाकुर उसके गायक थे और उसकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष ने किया था तथा उर्दू में अनुवाद की बात करें आरिफ मोहम्मद खान। जो राष्ट्रगीत है उसका अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष और उर्दू में आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टिटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय फल आम है, जिसे हम वैज्ञानिक रूप से मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसे हम फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं। भारत का जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत का जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट और देखते हैं, बजट के बारे में देखते हैं। बजट तथा वैट। बजट शब्द का प्रयोग बगटी से हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1803 में बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया फ्रांस में। सर्वप्रथम बजट शब्द का जो प्रयोग था वह फ्रांस में 1803 ईस्वी में किया गया था। फ्रांस में आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। बजट का जो प्रारंभ है, शब्द का प्रयोग फ्रांस में और बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। बजट समवर्ती सूची में आता है। आम बजट लोकसभा में पेश की जाती है। वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस से पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश किया जाता है। जो बजट वर्ष 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त वर्ष यानी कि फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस यानी कि पहले फरवरी माह के अंतिम दिन। वित्तीय वर्ष की बात करें, पहले फरवरी माह के अंतिम दिन होता था, लेकिन अब प्रथम दिन। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से जो है ना अलग एकवर्थ समिति के सिफारिश की संस्तुति पर किया गया 1924 में किया गया था, जिसे वर्ष 2017 में भाजपा सरकार ने पुनः केंद्रीय बजट में मिला दिया गया।
स्वतंत्र भारत का पहला बजट की बात करें, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुगम शेट्टी ने पेश की थी। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने का वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश किए थे। भारत सरकार की बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर बजटीय घाटा होता है। आउटकम की बात करें, आउटकम पहली बार 25 अगस्त 2005 को पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट की बात का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट की बात करें, भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1887 से 88 ईस्वी में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में नहीं। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 2 में दी गई थी। राज्य सरकारों के जो बजट की व्यवस्था है उसके बारे में जो जानकारी है वह अनुच्छेद 202 में दिया गया है। भारत में वैट यानी कि वैट क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष कर। ये भी पूछता है कि वैट क्या है, प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है? तो वैट यानी कि अप्रत्यक्ष कर। भारत में वैट की संस्तुति 1976 में, वैट की जो संस्तुति हुई थी 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति ने की थी। वैट का संबंध बिक्री व्यापार कर से है। वैट का संबंध क्या है? तो बिक्री और व्यापार कर से था। वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश फ्रांस था 1954 ईस्वी में। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 को वैट है 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ। वैट सबसे पहले हरियाणा में लागू होगा और अंत में उत्तर प्रदेश में लागू होगा। सबसे पहले हरियाणा, फिर बाद में उत्तर प्रदेश में, सबसे अंतिम में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। भारत में सेवा कर की बात करें 1994-95, भारत में सेवा कर 1994-95 में प्रारंभ हुआ था। मोड वैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 को सिन वैट में परिवर्तित कर दिया गया। उत्पाद कर से संबंधित है। जो उत्पाद कर, सिन वैट क्या है? उत्पाद कर से संबंधित है। सेन वैट उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार हेतु चैलैया समिति का गठन 1991 में किया गया। चैलैया धातु का गठन 1991 में किया गया। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्ति, राजस्व और व्यय से संबंधित होती है। आगे बढ़ता हूँ लोग। इसमें हिंदी भाषा का ज्ञान है। भारत के संविधान भाग 17, भारत का संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और दूसरा नंबर पर कौन है? तो बांग्लादेश है। भारत की तेलुगु भाषा क्या है? तो वह इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तेलुगु भाषा को हम लोग इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। पंजाबी गुरुमुखी लिपि की नकली थी। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 था। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। भारत के जो प्रथम राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को, आधुनिक युग की मीरा पूछता है क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को भारतीय आत्मा के रूप में भी जानते हैं, के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी, भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। और आधुनिक युग की मीरा कौन? महादेवी वर्मा।
संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, रामायण जो है ना मूलतः संस्कृत भाषा में रामचरितमानस अवधी भाषा में, रामायण संस्कृत भाषा में रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी जो भाषा है इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, सुमित्रा नंदन पंत को सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा की बात करें वह सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट को भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। दिल्ली में आंसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। दिल्ली में आंसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया और 9वीं सदी में किया था। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इसके लिए अगर आपको ये अच्छा लगा, अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो आप कमेंट में बताइएगा और 24 तारीख से पहले इसको हम समाप्त भी कर देंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।